सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में। जी हाँ, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में टोटल डिटेल्स रिव्यू करेंगे, जिसमें हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, कंपटीशंस देखेंगे, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स देखेंगे, एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस भी करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बताएंगे क्या इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी जो है वो डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। इनका मेन 3 सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है ऑटोमोटिव सेगमेंट, जिसमें ये ऑटो कंपोनेंट्स लाइक सिलेंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, गियर बॉक्स हाउसिंग, टर्बोचार्जर्स एंड बेयरिंग कप्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां से कंपनी का 51% से भी ज्यादा रेवेन्यू आता है। सेकंड जो आता है वो है ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम, जिसमें कंपनी टू व्हीलर्स के लिए सिलेंडर ब्लॉक्स, इंजन एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स एंड गियर बॉक्स हाउसिंग फॉर हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी का एक थर्ड सेगमेंट भी है जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जहां से कंपनी का 27% से भी ज्यादा का रेवेन्यू आता है, जिसमें कंपनी मेनली स्टोरेज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। रैकिंग फॉर वेयरहाउसेस, वी स्टोर्स, रोल फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स, इन सभी चीजों के ऊपर कंपनी काम करता है। इंडस्ट्रियल्स एंड इंजीनियरिंग के इनका एक सेकेंड पार्ट भी है जो कि हाई एंड प्रिसिशन प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन, हाई एंड precision products, material handling equipment such as crane kits and industrial gears, manufacturing gears, gearbox, marine engineering and associations के ऊपर काम करता है। कंपनी के पास टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, जो कि 7 सिटीज में लिस्टेड है। 2 जो है वो फरीदाबाद में है। कंपनी का जो 3 मैन्युफैक्चरिंग हब है वो पुणे पे है, 2 बेंगलोर पे है एंड 2 चेन्नई पे है, एक जो है वो जमशेदपुर में है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सभी जगह पे कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोल के रखे हैं, जिससे कंपनी के लिए चीजों को एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें तो डोमेस्टिक बिजनेस से कंपनी का 85% का रेवेन्यू आता है एंड ग्लोबल रेवेन्यू जो है वो 15% का है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट स्पेस को देखें तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिव, पावर ट्रेन एंड अदर सेगमेंट में कंपनी के पास टाटा मोटर्स जैसे बड़े क्लाइंट्स है, एस्कॉर्ट, अशोक लेलैंड, जो कि जाने माने कंपनीज है। ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स में कंपनी के पास टीवीएस मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जैसे 2 व्हीलर कंपनी भी शामिल है एंड इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में सीमेंस जैसे बड़ी कंपनी जो है वो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का क्लाइंट लिस्ट कितना तगड़ा है। इन अपकमिंग फ्यूचर कंपनी को कितना ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज क्लाइंट्स। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ था वो था 1986 जुलाई में इन चेन्नई, तमिलनाडु। अगर कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें सो कंपनी का जो मेजर स्टेक है वो श्रीनिवासन रवि के पास है 52.83% का। उसी के साथ साथ एस मुरली के पास 10.57% है एंड आईएफसी, मेरिना एंड कुछ अदर प्रोमोटर्स के पास कंपनी का 15.50, 14.07 एंड 7.04% स्टेक है। उसके पास कंपनी का मेजर प्रोमोटिंग होल्डिंग है। अगर हम प्री इशू एंड पोस्ट मार्केट इशू प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें सो इन दैट के 63.40% जो है वो अभी टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग है एंड पोस्ट इशू जो है वो हो जाएगा 59.76%। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें सो FY18 से FY19 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20.28% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन FY20 में कोविड के कारण रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 18.05% था एंड लास्ट 9 मंथ में अभी भी रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो -8.52% है। कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें सो 208.8% था FY19 में, लेकिन FY20 में नेगेटिव 57.8% हो गया ड्यू टू कोविड। उसके बाद लास्ट 9 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू तो घटा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, 64.50% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया एंड कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनका डेप्थ। अगर 2020 में देखें कंपनी के ऊपर टोटल डेप्थ था 1040 करोड़ का, जिसको घटाया कंपनी ने एंड प्रेजेंटली कंपनी का डेप्थ है 890.11 करोड़ का। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.43% है, जो कि 2020 में 6.19% था। यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ के ऊपर भी कंपनी अच्छा काम कर रहा है। हालांकि FY 2019 में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.51% था, जो कि सबसे ज्यादा था।
अब हम देख लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। अगर हम कंपनी का पीबी रेशियो एंड पीई रेशियो देखें, तो कंपनी का पीबी रेशियो 4.52 था एफवाई 2020 में। अगर एफवाई 21 को देखें 4.19 है। अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें एफवाई 20 में 73 था, जो कि एफवाई 21 में 44.38 है, जो कि रीजनेबल हम कह सकते हैं। अगर हम कंपनी का मार्केट ग्रोथ देखें इन डोमेस्टिक मार्केट, तो हम देख सकते हैं एफवाई 15 से लेकर अगर एफवाई 20 को देखें, सो कंपनी का जो मेन ग्रोथ था वो अच्छा रहा एफवाई 19 तक, लेकिन एफवाई 20 में ड्यू टू कोविड वो 14% नेगेटिव 13% आ गया। अभी भी कंपनी का जो कंजम्पशन है वो नेगेटिव है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा ट्राई कर रहा है। एंड अगर इस तरह से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया तो कंपनी का जो CAGR ग्रोथ है वो 5 to 7% रहेगा टिल एफवाई 24। अगर हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को देखें तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा था फ्रॉम एफवाई 15 एंड एफवाई 18 में 19% से भी ज्यादा का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। अगर हम एफवाई 2021 की बात करें तो -6% है, -14% है, लेकिन कंपनी के पास जितना ग्रोथ पोटेंशियल है उससे हम कह सकते हैं कि एफवाई 24 तक कंपनी 3 to 5% का CAGR ग्रोथ दिखाएगा एंड इस हिसाब से कंपनी बढ़ेगा इन टिल 2024। अब हम इसके मेन कंपटीटर्स के साथ इसका पी रेशियो को कंपेयर करेंगे। इनका जो मेन कंपटीटर है वो है भारत फोर्ज, जमुना ऑटो, महिंद्रा CIE, मिंडा इंडस्ट्री जैसे बड़े नाम। अगर इन सभी कंपनी के साथ इसका नेटवर्थ को हम कैलकुलेट करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे कम है, जबकि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। एंड अगर हम पीबी रेशियो को देखें तो इंडस्ट्री का एवरेज है 4.91, कंपनी का है 4.52। एंड अगर पीई रेशियो देखें, भारत फोर्ज का पीई रेशियो ज्यादा एक्सपेंसिव है, मिंडा इंडस्ट्री का भी एक्सपेंसिव है, जहाँ पे महिंद्रा CIE का पी रेशियो सबसे कम है। अगर हम टोटल एवरेज निकालें तो टोटल एवरेज निकलता है 72.76, कंपनी का है 73। हालांकि अकॉर्डिंग टू पी रेशियो कंपनी को हम रीजनेबल कह सकते हैं, लेकिन और भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनका पी रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो इन दैट केस कंपनी के लिए हार्ड कंपटीशन होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। नाउ हम डिस्कस करेंगे कंपनी के SWOT के बारे में, यानी कि SWOT एनालिसिस करेंगे। कंपनी का मेन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी यही है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है एंड कंपनी का क्लाइंट लिस्ट बहुत तगड़ा है। बड़े बड़े कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े कंपनीज के लिए स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिमांड जब बढ़ेगा तो कंपनी के पास और ज्यादा बड़े ऑर्डर्स आएंगे, जिससे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ेगा एंड कंपनी अपने डेप को और ज्यादा क्लियर कर पाएगा। सो कंपनी का फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है अकॉर्डिंग टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी का वीकनेसेस एंड कंपनी के थ्रेड्स। कंपनी का मेन वीकनेस है कंपनी के ऊपर डेप, 800 करोड़ से भी ज्यादा का डेप जो है वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी का IPO लाने का मकसद है अपने डेप को रिड्यूस करना, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी कितने अपने डेप को रिपे करते हैं, जितना कंपनी डेप घटाएगा उससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। नहीं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ होने के कारण अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम जो परसेंट है कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कंपनी का मेन थ्रेड्स क्या है? कंपनी का मेन थ्रेड्स तो वही है कंपटीशन। कंपनी इस सेगमेंट में बड़े बड़े कंपटीटर्स के साथ compete कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा तो है, क्योंकि कंपनी का जो मेन कंपटीशन है वो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट प्लेयर के साथ है। लेकिन उसी के साथ साथ इन बड़े दिग्गजों के साथ compete करना कंपनी के लिए कि इन फ्यूचर कंपनी को कितना ज्यादा ऑर्डर मिलता है, अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारे सवाल है। अब जान लेते हैं IPO के डिटेल्स के बारे में। IPO ओपनिंग डेट 15th of March 2021, IPO क्लोजिंग डेट 17th of March। IPO का प्राइस है 1488 to 1490, जो कि एक बुक बिल्ड इशू है। अगर हम इशू साइज को देखें वही 823.70 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 150 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 673.70 करोड़। IPO ओपनिंग डेट 15th of March, क्लोजिंग डेट 17th of March, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22nd of March, initiation of refund 23rd of March, credit share to the demat account 24th of March and IPO listing date 25th of March। Now सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, IPO पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो द फैक्ट इज दैट 12 to 16th of March 6 बिग IPOs आने वाले हैं, जिसमें अनुपमा रासन, क्राफ्टमैन से लेके कल्याण ज्वेलर्स का भी IPO आएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर टाइम सभी IPO अच्छे, सभी IPO के पास अच्छा क्लाइंट बेस है, लेकिन कौन सा IPO आपको ज्यादा रिटर्न देगा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो अगर इस IPO में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको लास्ट डे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है एंड का IPO कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर IPO में बहुत ज्यादा डिमांड है देन आपको इस IPO में भी अप्लाई करना चाहिए। हालांकि जो 6 IPO आने वाले सभी कंपनीज अच्छे, आप सभी कंपनी के भी एक एक लॉट
अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कौन सा आईपीओ आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन देगा इसके लिए तो आपको लास्ट डे तक वेट करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।